आज का हमारा जो विषय है वह है समाजशास्त्र का उद्भव। वैसे तो समाजशास्त्र विषय जो है, समाजशास्त्र विषय में जो बातें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, जिस पर अनुसंधान होता है, अध्ययन होता है, उसका कोई भी प्रारंभिक काल मानना बड़ा असुविधाजनक होगा। एक प्रकार से बहुत बड़ी इसमें समस्याएं या बहुत सी इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि कुछ बातें यहाँ पर बहुत स्पष्ट है, जैसा कि पहले ही दो विशेष उक्तियां मैंने यहाँ प्रस्तुत की हैं। एक तो है उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती हैं, क्योंकि किसी विषय का या किसी भी विषय के संदर्भ में औपचारिक रूप से जो उसकी प्रारंभ हुआ वो तो हम बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास में लिखित में होता है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आज से बहुत पहले जब 1838 में समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में आया, उससे पहले सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया गया या सामाजिक क्रियाओं के ऊपर अध्ययन नहीं कर पाया, या मानव समाज में ऐसा नहीं होता था, ये संभव नहीं है। तो इसलिए उत्पत्तियों के बारे में बड़ी अस्पष्टताएं होती हैं। और दूसरी बात इसमें है कि सामाजिक घटनाएं जो है वो आकस्मिक न होकर क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। ये दो कथनों को अगर हम लेकर चलें तो इन दोनों ही कथनों के आधार पर समाजशास्त्र का आरंभ भी चिंतन के एक निरंतर प्रवाह के एक भाग के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। क्योंकि प्रारंभ जहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि समाजशास्त्र के अनुसंधानकर्ता जो रहे या समाजशास्त्र का जिसको एक अलग विषय के रूप में जिन्होंने बनाया, वो इस चीज़ को मानते थे कि जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती है बल्कि कुछ निश्चित क्रमबद्ध प्रक्रिया के तहत वो घटनाएं घटित होती है, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक नहीं होती हैं। तो उनके अध्ययन की निश्चित तौर पर कोई ना कोई व्यवस्थित प्रक्रिया रही होगी। ये संभव है कि बहुत बाद में आकर इसका एक अलग से चिंतन प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं कि उससे पहले ये अध्ययन प्रारंभ नहीं रहा है। तो हमने यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के अनुसार उसको अलग अलग चरणों में बांट कर देखने का प्रयास किया है। समाजशास्त्र के उद्भव का जहाँ तक प्राथमिक चरण है, इसमें हम यहाँ पर चाहे वो प्राचीन काल से, चाहे ग्रीस हो, रोम हो, भारत हो, चीन हो या अरब देश में कहीं पर देशों में कहीं पर भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अनेक स्वरूपों में होता रहा है और इसके ठोस प्रमाण भी हमारे पास में उपलब्ध है। इसी प्रकार पश्चिमी समाज में समाज संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ जो है वो यूनानी विचारकों से हुआ। प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक है, जो कि ईसा पूर्व 427 से 347, तथा अरस्तु की जो आती है पुस्तक, ये प्लेटो का काल है, और अरस्तु का जो काल माना जाता है उसकी एक पुस्तक है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स 384 से 322 ईसा पूर्व में जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं व घटनाओं का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया गया था। इसमें पारिवारिक जीवन, स्त्रियों की स्थिति, रीति रिवाजों व परंपराओं का विस्तृत वर्णन किया। साथ ही साथ प्लेटो तथा अरस्तु के बाद सामाजिक जीवन के अध्ययन एवं समाजशास्त्र के विकास में और भी कुछ विद्वानों के, वैसे तो बहुत से नाम हैं लेकिन कुछ विद्वानों के नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे लुक्रेशियस है, सिसरो मार्कस है, ऑर्लियस है, सेंट ऑगस्टाइन है। इनका भी उल्लेखनीय योगदान जो है वो एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में इनका जो है एक बहुत अच्छा स्वरूप इनमें रहा होगा। ये इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन इन्होंने किया है। ये सही है कि उनका स्वरूप जो था वो समाजशास्त्रीय एक विषय के रूप में भले ही नहीं रहा हो, लेकिन अब इसमें कहीं पर भी ये हम ये नहीं कह सकते कि वो एक अलग विषय में भले ही नहीं हो, लेकिन वो अपने आप में अध्ययन के रूप में ये सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे थे। इसी प्रकार से समाजशास्त्र के जो उद्भव है उसका एक हम द्वितीय चरण अगर माने तो 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का काल जो है समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था मानी जा सकती है। इस अवस्था में सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए धर्म और दर्शन का सहारा जो है वो लिया जाता रहा था, क्योंकि तर्कवादी विचारधाराएं अब प्रारंभ हो रही थी। हर घटनाक्रम के पीछे क्योंकि व्यक्ति की एक जिज्ञासा होती कि वो क्यों घटित हुई है, उसके पीछे क्या कारण है, या सत्य की खोज हमेशा से रही है कि ये घटनाएं क्यों घटती हैं। तो उनके पीछे उनको समझने के लिए धर्म या धार्मिक स्तर या धार्मिक स्तर की बातें या दार्शनिक स्तर पर इस तरह की बातें की जाती रही थी, या उसको एक आधार माना जाता था।
थॉमस एक्यूनस तथा दांते इसमें प्रमुख विद्वान रहे थे, जिन्होंने अपनी अपनी कुछ रचनाएं यहाँ पर स्पष्ट लिखी थी, और उन्होंने काफ़ी हद तक जो है इसको समझने, एक मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हुए उसकी सारी घटनाक्रमों के ऊपर अध्ययन करने का प्रयास किया था, और समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुछ सामाजिक घटनाओं तथ्यों को समझने के लिए इस समय उस विधि के प्रयोग पर जोर दिया गया जिसका कि प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं तथ्यों को समझने हेतु किया जाता था। तो इनमें थोड़ा बहुत वैज्ञानिकता का प्रभाव भी बाद के समय में हमें देखने को मिलता है। समाज के अध्ययन में कार्य कारण संबंध इत्यादि भी इस द्वितीय अवस्था में रहे थे। समाजशास्त्र के उद्भव के जो तृतीय जो चरण है, इस अवस्था का प्रारंभ लगभग 15वीं शताब्दी से माना गया है। इस मानने के ऊपर, इसलिए मैंने पहले ही सबसे पहला शब्द यही था कि उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती हैं, तो उसको हमने सुविधा के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा है। इस अवस्था का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना गया। इस काल में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। हॉब्स, लॉक तथा रूसो द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। सर थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। विको नामक विद्वान ने द न्यू साइंस में सामाजिक शक्तियों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की। मॉल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। कुल मिलाकर ये सारे जो कार्य इस दौरान किए गए थे, इस तीसरे चरण में अगर हम देखें तो काफी रूप से एक वैज्ञानिक पुट जो है, वैज्ञानिक प्रभाव जो है वो अध्ययन में कहीं ना कहीं आने लगना, मतलब आना लग प्रारंभ हो चुका था। उनमें प्रतिलक्षित हमें दिखाई देता है, इनमें प्रतिलक्षित होता है। लेकिन फिर भी इसमें एक बहुत बड़ी समस्या रही थी कि ये जो विद्वान हैं ये सामाजिक घटनाओं को अन्य घटनाओं से बहुत स्पष्ट तौर पर पृथक रूप से अध्ययन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इन सब घटनाओं को अगर आप देखें, इन सब अध्ययनों के आधार पर हम इनको देखें तो विस्तृत तौर पर देखने पर, सूक्ष्मता से देखने पर हमें ये पता चलता है कि इसमें वैज्ञानिकता का एक प्रभाव जो है वो प्रारंभ हो चुका था समाजशास्त्र के उद्भव के इस तृतीय चरण में। चौथे चरण का जो उद्भव है वो काल वो माना जाता है जबकि समाजशास्त्र में अगस्ट कॉम्ट और उनसे संबंधित जो दूसरे विचारक हैं उनका प्रभाव होना, उसका प्रारंभ हुआ, और इसका प्रारंभ ही अगस्ट कॉम्ट के साथ ही माना गया है। हालांकि अगस्ट कॉम्ट का ये जन्म जीवन का है 1798 से 1798 से 1857 के समय का माना जाता है। इनका समय जो है पूरा, यही समाजशास्त्र के औपचारिक एवं वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था है। हालांकि इस समय काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा था विश्व की परिदृश्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप मान लीजिए, औद्योगिक क्रांति मान लीजिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो यूरोप में और विश्व परिदृश्य में बदल रही थी। बहुत से प्रभाव थे। इन सभी अवस्थाओं की वजह से समाजशास्त्र की एक प्रकार से एक अलग विषय के रूप में नींव रखना सुनिश्चित हो चुका था। फ्रांस में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। इससे फ्रांस के जो सेंट साइमन और उनके शिष्य अगस्ट कॉम्ट, इन दोनों ने काफ़ी लंबे समय तक एक साथ में काम किया, और सेंट साइमन और अगस्ट कॉम्ट ने मिलकर ही इस प्रकार से सोचा कि समाजशास्त्र जैसे किसी विषय की नींव होनी चाहिए जो कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जो है दूसरे विषयों से पृथक एक अलग से रूप में कर पाए, उसमें सक्षम हो, ऐसा एक विज्ञान बनाया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया था। तो इसमें फ्रांस के सेंट साइमन और उनके शिष्य अगस्ट कॉम्ट जो है इन सब अवस्थाओं से काफ़ी प्रभावित हुए थे। ये दोनों विद्वान समाज में व्यवस्था पुनर्गठन करना चाहते थे। इस समय प्राकृतिक विज्ञानों का विकास प्रारंभ हो चुका था जिसका प्रभाव समाज विज्ञानों पर भी पड़ा। तब इन दोनों विद्वानों ने सोचा कि एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो वैज्ञानिक तरीके से समाज का अध्ययन कर समाज में व्यवस्था ला सके, वह समाज को पुनर्गठित कर सके। अतः अगस्ट कॉम्ट ने समाज से संबंधित अध्ययन को बाद में, बहुत पहले उन्होंने उसको सामाजिक भौतिकी कहकर पुकारा, सोशल फिजिक्स उन्होंने कहा था, किंतु उसी दौरान क्वेट्रिक नामक जो विद्वान है उन्होंने पुस्तक मैन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फैकल्टीज का उपशीर्षक
एन एसे ऑन सोशल फिजिक्स रख दिया। तब 1838 में कॉम्ट ने इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा। इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। सामाजिक दर्शन और समाज में सर्वप्रथम इन्होंने ही अंतर स्पष्ट किया एवं समाजशास्त्र प्रणाली का विकास किया, किंतु इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एवं वैश्विक विज्ञान बनाने का जो काम है, उनके ही बाद के जो फ्रांसीसी विद्वान इमानुएल दुर्खिम जो है, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया था, इन्होंने इस काम को पूरा किया था। हालांकि यहाँ पर कुछ अलग अलग जगहों में जो समाजशास्त्र का विकास हुआ उसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसे इंग्लैंड में समाजशास्त्र में का जो है प्रादुर्भाव जो है वो 1849 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र से इंग्लैंड को परिचय करवाया था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विद्वान प्रमुख रहे हैं जिन्होंने इसमें अहम योगदान दिया इंग्लैंड में। उसमें स्पेंसर, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, मैनहीम जैसे विद्वानों के नाम भी आते हैं। अमेरिका में 1876 में येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ था। अमेरिकन कुछ वैसे तो बहुत से विद्वान हैं जिनका योगदान रहा, लेकिन कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम यहाँ पर मैं बताना स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे गिडिंग्स है, समनर है, वॉर्ड है, सोरोकिन है, मैकाइवर है, ऑकबर्न है। ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र के विकास में विशेष योगदान दिया था। इसी प्रकार से जर्मनी में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक ये समाजशास्त्र के विकास का एक क्रम माना जाता है, अलग विषय के रूप में जहाँ तक सवाल है, औपचारिक रूप से। इसमें टॉनिज, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वीरकांत, सिमेल, ये जो विद्वान हैं इनका प्रमुखतया नाम आता है। भारत में हालांकि वैसे तो एक पूरा अलग विषय है, भारत में समाजशास्त्र के विकास की बात जहाँ तक आती है, और वर्तमान में तो स्कूल शिक्षा में भी समाजशास्त्र विषय जो है प्रारंभ हो चुका है भारत में। लेकिन भारत में समाजशास्त्र के विकास में प्रोफेसर ब्रजेंद्रनाथ शील, राधाकमल मुखर्जी, विनय कुमार, डॉक्टर टी.एन. मजूमदार, निर्मल कुमार घोष, डॉक्टर जी.एस. कुरिये, जिनका बहुत प्रमुख योगदान माना जाता है, श्रीमती इरावती कर्वे सरीखे विद्वानों का विशेष योगदान रहा है। तो इस रूप में हम देखें तो संक्षिप्त में हम समाजशास्त्र के उद्भव को प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक या वर्तमान चरण तक भी हम इसको देख रहे हैं, और अभी भी इसका विकास निरंतर हो रहा है। इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं।